नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। आपके सवालों को देश का मुद्दा बनाने वाले शो सवाल पब्लिक का में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान देश के 9 शहरों में हुई हिंसा पर हमने आपको सबसे पहले रिपोर्ट दिखाई थी। एक बार फिर से वो तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। देखिए, गुजरात का साबरकांठा, जहां शोभा यात्रा के दौरान पत्थर चले, लाठी डंडे चले। गुजरात के आनंद में भी उसी तरह हिंसा हुई। द्वारका में भी हिंसा हुई। मध्य प्रदेश के खरगोन में जिस तरह से जबरदस्त हिंसा हुई, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बड़वानी में लाठी पत्थर चले। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर अटैक हुआ। हावड़ा में भी हिंसा का वैसा ही मॉड्यूल। और तो और दिल्ली के जेएनयू में भी रामनवमी हवन को लेकर मारपीट हो गई। झारखंड के लोहरदगा में पत्थरबाजी हुई। टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको ग्राउंड जीरो से हिंसा की पूरी तहकीकात दिखाई है। अब इस पूरी हिंसा के पीछे की इंटरनेशनल साजिश का टूल किट हम आपके सामने रखने वाले हैं। ये टूल किट जो मैं आपके सामने रखने वाली हूं, वो इशारा करती है कि रामनवमी की हिंसा प्रायोजित हो सकती है। हो सकता है कि इसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई हो। माफ कीजिएगा, हो सकता है इसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई हो, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, इन 3 देशों में इसे बेवजह मुद्दा बनाया गया है। और इसलिए आज सवाल पब्लिक का उठकर आ रहा है कि ये रामनवमी की हिंसा भारत को बदनाम करने की क्या एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। लेकिन पब्लिक के सवालों को उठाऊं उससे पहले आज की 3 बड़ी खबरें देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, न्यूयॉर्क के मेट्रो सेंटर पर बड़ा अटैक हुआ है। ब्रुकलिन इलाके में इस हमले में 8 लोगों को गोली लगी है। अभी तक 13 लोगों के घायल होने की खबर है। हमलावर 2 थे। उन्होंने गैस मास्क पहना हुआ था। पुलिस ने चारों तरफ से इलाके को घेर रखा है। आज की दूसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 12,000 किसानों से महाघोटाले का पर्दाफाश टाइम्स नाउ नवभारत ने किया है। जागृति शुगर फैक्ट्री के नाम पर करोड़ों का ये फर्जीवाड़ा किसानों के फर्जी सिग्नेचर के जरिए हुआ है। साल 2009 से 2012 तक का ये मामला है। तब वहां कांग्रेस की देशमुख सरकार थी। बीजेपी ने इस मामले की हाई लेवल जांच की मांग की है। आज की तीसरी बड़ी खबर, झारखंड के देवघर में जहां रविवार से 47 लोग रोपवे में फंसे थे, उसमें से 44 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने मामले की हाई लेवल जांच का ऑर्डर कर दिया है। और अब सवाल पब्लिक का। दर्शकों, मैं अगर आपसे पूछूं कि रामनवमी की हिंसा का पीड़ित कौन, तो आपका जवाब क्या होगा? रामनवमी की झांकी पर पत्थर बरसे, ये एक सच्चाई है। संभव है कि कहीं झांकी में शामिल कुछ लोगों ने भड़काऊ हरकतें की हों। इसलिए हिंसा की हर एक घटना में कौन दोषी है और कौन नहीं, इस पर मैं तब तक कोई पक्ष नहीं ले सकती जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने ना आ जाए। लेकिन रामनवमी की झांकियों पर हुई पत्थरबाजी के जरिए भारत को बदनाम करने वाली टूल किट पर मैं बेहिचक बोलने वाली हूं।
अब आप अपनी आंखों से देखिए और अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए कि कैसे पाकिस्तान से भारत को बदनाम करने की कोशिशें हुई। इस वक्त ये प्रोफाइल जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे प्रोफाइल देखे जाएं तो कहीं पाकिस्तान, कहीं तुर्की, कहीं अफगानिस्तान से हैं। और क्या क्या कहा जा रहा है। कभी कहा जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ यहां जीनोसाइड हो रहा है। जो लोग आज तक कश्मीर में हिंदुओं का जीनोसाइड मानते नहीं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त भारत में मुसलमानों का जीनोसाइड हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। रामनवमी की हिंसा का बहाना बनाकर यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि भारत के मुसलमान प्रताड़ित हैं। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार की शय पर भारत के मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो रही है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि टर्की और अफगानिस्तान की ट्विटर प्रोफाइल्स से भी ऐसा ही एजेंडा भारत के खिलाफ चलाया जा रहा है। भारत के खिलाफ बनाए गए इस माहौल में एक बात कॉमन है, वो है इनका हैशटैग इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक। और अगर आप ट्विटर पे चले जाएं तो ये एक बड़ा ट्रेंड बनकर चल रहा है इस वक्त पूरे दुनिया में और भारत में। रामनवमी की हिंसा पर हिंदुओं को ही कटघरे में खड़ा करने वाली एक जमात है, या कहें कि एक इकोसिस्टम है जो भारत के भीतर भी है। इस इकोसिस्टम की सबसे बड़ी दलील ये है कि मुस्लिम इलाकों से क्यों राम यात्राएं निकली। दर्शकों, मैंने कल भी ये सवाल उठाया था कि भारत में हिंदू एरिया और मुस्लिम एरिया की सोच ही इस देश के संविधान के खिलाफ है। लेकिन रामनवमी की हिंसा के बहाने मुसलमानों को विक्टिम बताने का खेल खेला गया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के डिलीट किए जा चुके एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। इस ट्वीट में उन्होंने एक तस्वीर डाली थी और दावा किया था कि मध्य प्रदेश में हिंदुओं ने एक मस्जिद पर हमला किया, जबकि वो तस्वीर मध्य प्रदेश से संबंधित थी ही नहीं। एक एफआईआर भी दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ। दिग्विजय सिंह के खिलाफ इस भड़काऊ ट्वीट पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद दिग्विजय ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन आप सोचिए कि मुख्यमंत्री रह चुके एक व्यक्ति के ट्विटर हैंडल से ऐसा हुआ तो उसका असर कितना गंभीर हुआ होगा। मध्य प्रदेश के खरगोन में राम यात्रा पर हुए हमले के बाद प्रशासन ने बुलडोजर निकाला था। खरगोन के तालाब चौक एरिया और जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स में बुलडोजर ने मकानों और दुकानों को गिराया। ये कौन से मकान और दुकान थे? तालाब चौक इलाके में जो दुकानें तोड़ी गई उनमें 8 मुसलमानों की थी और 4 हिंदुओं की भी थी। मैं पूछ रही हूं, आज प्रशासन का तर्क है कि खरगोन में अवैध निर्माण गिराए गए हैं, लेकिन एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी बुलडोजर के बहाने मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने आज थोड़ी देर पहले टाइम्स नाउ से क्या कहा। राजस्थान करौली में जो कुछ हुआ, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, गुजरात में आनंद हिम्मतनगर खंभाट में जो कुछ हुआ, कर्नाटक में जो कुछ हुआ, गोवा में जो कुछ हुआ, वहाँ की सरकारों की रजामंदी से ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। और टारगेट पे कौन है? कौन उस प्रोसेशन का परमिशन देता है? सरकार देती है। तो सरकार जब देती है तो सरकार कैसे वायलेंस होने देती है वहाँ पर? और फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में घर जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, और मध्य प्रदेश घर तोड़ते हैं। किस बुनियाद पे घर तोड़ेंगे भैया? आप कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं? आप बताओ, कानून बताओ हमको। इस इंटरव्यू में ओवैसी साहब ने आरोप लगाया कि आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ साजिश रच रही है, और ये अब एक भड़काऊ स्टेटमेंट है, एक बयान है जिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। ये टाइम्स नाउ से कुछ देर पहले असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा।
Because the hate and hate perpetrated against the Muslim minority is consistent with the ideology of Sangh Parivar. And I happened to read a book of wherein Guru Golwarkar, the Sar Sanchalak himself, has said that he was the one who started these procession, and he was the one who took this dhol in his hand and started beating it when this procession started in front of a masjid. So this is very consistent. And whatever has happened, those statements which have been made in front of the police through loudspeakers, what does that tell the whole country? You know, because these people have been emboldened. These people know for sure that the government of the day is there to protect them. तो आज सवाल पब्लिक का सवाल नंबर 1, दंगाइयों पर एक्शन में हिंदू मुसलमान क्यों? सवाल नंबर 2, मोदी को टारगेट करने के चक्कर में कुछ नेता इंटरनेशनल टूलकिट का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? सवाल नंबर 3, हिंदुस्तान एक है, इसमें हिंदुओं और मुस्लिम मोहल्ले की बात क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, सांसद बीजेपी के, आचार्य प्रमोद कृष्णम, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वारिस पठान, नेता एआईएमआईएम के, अवनिजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मसूद हाशमी, इस्लामिक स्कॉलर। मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूं सुधांशु त्रिवेदी जी कि बुलडोजर निकला और बुलडोजर ने उन पर प्रहार किया जिनका कहा जा रहा है संबंध था पत्थरबाजी से खरगोन में। मैं पूछना चाहती हूं वही सवाल जो असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं कि किस लॉ के तहत, किस कानून के तहत ये बुलडोजर चलाए गए, लोगों के घर गिराए गए, एफआईआर है या नहीं? ये एक्शन सिर्फ इसलिए कि रामनवमी पर पत्थरबाजी हुई तो एक बदला लेना है मुसलमानों से, ये आरोप लगाया गया है बीजेपी सरकार पर मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि जिसके घर पे पत्थरों का जखीरा मिलेगा तो उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। क्योंकि अगर ये माना जाए नाविका जी, कहीं जब सांप्रदायिक दंगा होता है तो माना जाता है कोई तात्कालिक कारण होता है, कोई इंस्टेंटेनियस घटना हो जाती है, प्रोवोक हो जाता है, उकसावा हो जाता है और हो जाता है। पर ये बताइए, अगर घर के ऊपर भारी संख्या में पत्थर इकट्ठा करके रखे गए तो ये उकसावे में तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये तैयारी के साथ था। और ये सिर्फ यहां नहीं हुआ है, याद करिए 2 साल पहले दिल्ली का दंगा, उस जमाने में भी ताहिर हसन के घर के ऊपर ऐसे ही बड़ा जखीरा मिला था और शुरू में यही कहा गया था तो उकसावे का था, बाद में आम आदमी पार्टी को निकालना पड़ा, उन्हें अपनी पार्टी के बाहर बम भी मिले थे और एंगल लगा के, आयरन का एंगल लगा के वो गुलेल तक रखी गई थी। इसका मतलब तैयारी के साथ था। अब यहां पर मैं ये भी बता देना चाहता हूं, ये सब जो कुछ हो रहा है ये एक जगह होता तो समझ में आता, अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश के 7-8 राज्यों में एक साथ घटित हो रहा है तो फिर ये संयोग नहीं है, ये तो प्रयोग है। और इसका सिर्फ रामनवमी से भी मतलब नहीं है। राजस्थान में करौली की घटना तो रामनवमी से पहले से हो चुकी थी, गोरखनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण तो रामनवमी से बहुत पहले से हो चुका था। और ये कौन सा प्रयोग है? यही ओवैसी जिनकी पार्टी के नेता ने कहा था ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, किया था इन्होंने कोई कार्रवाई उस पर? आज कानून की बात कर रहे हैं, यह उस प्रयोग का हिस्सा था। इनके नेता ने कहा था ना 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, ये उस प्रयोग का हिस्सा है। इन्हीं ओवैसी ने बोला था कि जिस दिन योगी मठ चले जाएंगे, मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा। तो ये नेट प्रैक्टिस की जा रही है उस मैच की, ताकि अगर कभी मोदी जी की सरकार नहीं होगी तब वो मैच कैसे खेला जाएगा, उसकी नेट प्रैक्टिस है। इसलिए ये छोटी सिंपल चीज नहीं है। और जो लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, और एक और उदाहरण दे देना चाहता हूं, ये पहली बार थोड़ी हुआ धार्मिक भावना बनाने का। तमिलनाडु में एक जिला है पेरंबूर, जिसमें गांव था कोलतार, जहां मुसलमानों की आबादी हो गई 70%। उन्होंने कहा मंदिर में पूजा नहीं होगी, घंटे नहीं बजाए जाएंगे, क्योंकि इससे हमारी धार्मिक भावना हर्ट होती है। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा नहीं बोला, सबने कहा वो तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है। जहां मुसलमान 70% हो गए, मंदिर में पूजा अर्चना बंद हो जानी चाहिए। तमिलनाडु की सरकार ने भी उनका समर्थन कर दिया, वो तो मद्रास हाईकोर्ट बीच में आया और उसके बाद हुआ कि पूजा होगी। पूछना चाहता हूं, उत्तर से दक्षिण तक बैठे हुए सेकुलरिज्म के सूरमाओं से किसी ने कोलतार की घटना पर चूं भी बोला था? और यह बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं है,
सहारनपुर में 2013 में गुरुद्वारे के ऊपर अटैक, बोधगया में 2013 में भगवान बुद्ध के मंदिर के ऊपर आतंकवादी हमला, और केरल में प्रोफेसर जोसेफ का सर काटा गया, एक ईसाई, एक बौद्ध, एक सिख। ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, जब भी कोई झगड़ा होता है तो मुस्लिम समाज ही उसमें क्यों होता है? मुस्लिम समाज में कट्टरपंथी तबका हो गया है जो सिर्फ कट्टरपंथ की राजनीति करना चाहता है और एजेंडा ड्राइव करना चाहता है, और पूरे मुस्लिम समाज को उसने बदनाम कर रखा है। मैं वारिस पठान जी से, जो हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछूंगी, लेकिन पहले मेरा सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से है। आचार्य जी, जब दिग्विजय सिंह जी, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक ऐसी तस्वीर डालते हैं कि लोग चढ़े हुए हैं किसी मस्जिद के मीनारों पर, भगवा लहरा रहे हैं, और ये मध्य प्रदेश की तस्वीर निकलती ही नहीं है, ये कहीं और की तस्वीर है। ये किस तरह का बर्ताव है, ये किस तरह का टूल किट है कांग्रेस पार्टी का कि भड़काने की कोशिश में एक पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हो जाते हैं और बाद में डिलीट कर देते हैं एफआईआर दर्ज होने के बाद? मैं पूछना चाहती हूं, क्या हो गया है इस देश को? क्या किसी में कोई संयम, किसी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि किस वक्त भड़काने का काम करना चाहिए और किस वक्त लोगों को शांत करने का काम करना चाहिए? उधर करौली में जो हुआ, उसमें जो मेन अक्यूज्ड है मतलूब अहमद, वो नदारद है 12 दिनों से, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है कांग्रेस पार्टी की सरकार की राजस्थान में। लेकिन मध्य प्रदेश में पुरानी तस्वीरें, गलत तस्वीरें, जो मध्य प्रदेश की तस्वीरें है ही नहीं, उनको डालकर सोशल मीडिया पर क्या दंगे और भड़काना चाहती है कांग्रेस पार्टी? नाविका जी, देखिए, पहली बात तो यह है, दिग्विजय सिंह जी ने जो तस्वीर डाली वो दंगा होने के बाद में डाली है, उनकी तस्वीर डालने से दंगा नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि वो गलत तस्वीर पोस्ट हो गई, उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। तीसरी बात यह है कि उन्होंने तस्वीर क्यों डाली और वो क्यों डिलीट की, ये सवाल उनसे होना चाहिए। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान में दंगा होता है तो उसकी जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में दंगा होता है तो उसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह की है। सुधांशु जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, एक सवाल उठा रहे थे, हिंदू और मुसलमान ले आए इसमें, अभी सेकुलरिज्म की बात करने लगे, फिर उसके बाद ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। भाई, सवाल इस बात का है कि मुल्क आपके हाथ में है, सारे राज्यों में आपकी सरकार है, एक दो को छोड़ करके। तो अगर वहाँ कहीं दंगा होता है तो दंगा होना किसी पार्टी को फायदा पहुँचाता है या किसी पार्टी को नुकसान पहुँचाता है, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि दंगा होने से भारत का जो है, हिंदुस्तान का ताना बाना खंडित होता है। और आपकी जहाँ तक सवाल है, आप तो जब कांग्रेस की सरकार थी पूरे मुल्क में, तो कश्मीर में अगर दंगा होता था तो कहते थे साहब ये आतंकवाद कांग्रेस की सरकार में पनप रहा है। कहीं अगर उत्तर प्रदेश में दंगा होता था तो आप कहते थे ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी सरकारें आएंगी तो दंगा हम रोक देंगे। तो भाई, मध्य प्रदेश में दंगा क्यों हो रहा है, गुजरात में दंगा क्यों हो रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं, तो इस सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल इस बात का है कि दंगा आज हो रहा है, अब हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, सवाल बुलडोजर का नहीं है। अगर कोई दंगा करता है उसका घर आप ढा देंगे, ढा दीजिएगा, हम कहां मना कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि दंगा क्यों हो रहा है, ये दंगा क्यों हो रहा है, दंगा क्यों हो रहा है, ये आपका सवाल है। तो ये भी जवाब होना चाहिए कि राजस्थान में पहले दंगा क्यों हुआ, राजस्थान में दंगे में जो अक्यूज्ड हैं वो आज तक भागे हुए क्यों हैं? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है राजस्थान सरकार की जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार की, तो मुझे बताइए, अशोक गहलोत जी से आपने कब सवाल पूछा कि कहां है मतलूब अहमद? लेकिन वारिस पठान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वारिस पठान जी, इससे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि हर ऐसे प्रयोग में, क्योंकि ये सहयोग तो है नहीं, हर ऐसे प्रयोग, आपके चैनल पे जो बहस हो रही है नाविका जी, वो सवाल ही पूछा जा रहा है। अगर राजस्थान में दंगा हो रहा है तो राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर राजस्थान में दंगा होता तो उसकी जिम्मेदारी तो राजस्थान सरकार की हम भी मान रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश सरकार में, अगर मध्य प्रदेश में दंगा होता, गुजरात में दंगा होता, कश्मीर में दंगा होता, उसकी जिम्मेदारी लेने को भाजपा तैयार नहीं है। ये सवाल है। अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो खुद को ही जवाब देंगे। आप सवाल जरूर पूछ रहे हैं अशोक गहलोत से, वो तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। दिग्विजय सिंह आप कह रहे हैं उनके गलती हो गई, एक तस्वीर लग गई, दंगे तो पहले हुए थे, कितनी देर पहले हुए थे?
24 घंटे पहले हुए थे या 36 घंटे पहले हुए थे, अगर उसके बीच में एक इस तरह की तस्वीर लगाई जाए तो क्या दोबारा भड़क नहीं सकते दंगे? आप आचार्य जी ये कैसी एकदम सिंपलिस्टिक लाइन ले रहे हैं जिस पर आपको कोई गलत ही नहीं नजर आ रहा? दिग्विजय सिंह ने क्या कहा? बहरहाल मैं असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी से वारिस पठान जी हमारे साथ है। वारिस पठान जी, ये हर बात में, हर दंगे में, हर जगह में ये मुसलमानों का एक जजीरा आता है, ऐसा सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा। पहले से पत्थर पड़े होना, पहले से डंडे पड़े होना, पहले से एक पूरा एक इस तरह का मॉड्यूल पड़ा होना, जिस तरह दिल्ली दंगों में हुआ उस तरह रामनवमी में 9 शहरों में बिना किसी प्लानिंग के तो हुआ नहीं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग तो हुई है। और उसके बाद कह देना कि पूरे देश में प्रताड़ित है मुसलमान। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि 20 करोड़ जो हैं वो 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। ये किसने कहा था? ये भड़काऊ भाषण नहीं है। और जब आपकी पार्टी कहती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, ये भड़काऊ भाषण नहीं है। वारिस पठान जी जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, मैंने आपका प्रश्न सुना। अब राजस्थान सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, दोनों भी सरकारें फेल हो चुकी है इस दंगे को रोकने में। क्योंकि जब इन्होंने प्रोसेशन की परमिशन दी रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की, तो पुलिस प्रशासन की जवाबदारी बनता है कि वो कहां से जा रहा है, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का। मगर देखा ये गया कि जब ये प्रोसेशन लेकर मस्जिद के सामने पहुंचे तो वहां पर जोर जोर से गाने गाने लगे। ये हिंदुत्व वाले लोग गाने क्या गा रहे हैं? मुल्ले और दाढ़ी वाले, टोपी वाले एक दिन गाएंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे। गाने गाए, उसके बाद में प्रोवोकेशन हुआ, फिर चढ़ गए मस्जिद के मीनारेट के ऊपर, वहां पर भगवे का झंडा लगा दिया। एक जगह पर तो एक इमाम को लाफा मारा गया, वहां पर मस्जिद में यूरिनेट किया गया। तो ये किसने भड़काया? ये कौन गया? प्रोवोक किसने किया? उसके बाद जब आगजनी हुई, मस्जिद को आग लगाई गई। और ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया पे तो पूरी तरह से वीडियो वायरल है, हमारे पास भी वीडियो आए हैं जो बता रहा है पुलिस खड़ी है, मस्जिद को आग लगाई जा रही है। और ये क्यों हो रहा है? सब कौन करा रहा है? मोदी खामोश बैठे, वो तो चाहते कि ऐसा हो, उनके वोटर है। वरना एक ट्वीट नहीं किया, एक खंडन नहीं किया। और ये क्यों भड़क रहा है? जब मोदी इजाजत देते हैं ना, महापंचायत ऑर्गेनाइज करो, जहां पर बयान दिए जाते हैं कि जाओ मुसलमानों का कत्लेआम करो, बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा ले, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। जब बजरंग मुनि जैसे लोग खुलेआम मुसलमान औरतों को धमकी देते हैं, वारिस पठान जी, मैं कभी नहीं, मैं इस बात की जिम्मेदारी नहीं लूंगी कि इस तरह की भड़काऊ चीजें नहीं हुई हैं। लेकिन मैं एक तस्वीर और भी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आप सोशल मीडिया, आपने सोशल मीडिया कहा, तो सोशल मीडिया पर एक और भी तस्वीर है, एक और भी वीडियो है जो कुछ जर्नलिस्ट ने पोस्ट की है। ये सारंगपुर मध्य प्रदेश की है। यहाँ पर काफी सारे मुसलमान हैं जो एक मंदिर में जा रहे हैं, वहां भड़काऊ भाषण कर रहे हैं, तलवारें लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं काट देंगे। नाविका जी, हमारा देश आस्था की बुनियाद पे नहीं चलेगा, संविधान पे चलेगा, कायदे कानून पे चलेगा। तो फिर मुझे बताइए ना, आस्था नहीं, तो फिर ये मत करिए ना, फिर ये मत कहिए कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं। बात ये है कि ताली दोनों तरफ से बज रही है, बजवा कौन रहा है ये बताइए, कौन बजवा रहा है? सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या सवाल ये है, कि हिंदू भड़का रहे हैं? क्या सवाल ये है कि मुसलमान भड़का रहे हैं? ये क्या हो रहा है इस देश में? जवाब दीजिए वारिस पठान जी को। मैं जवाब, पहला मेरा सवाल ही नहीं हुआ तो जवाब क्या देंगे? वो झूठ बोलेंगे अभी बैठ के वहां पर। झूठ क्यों फैला रहे हो आप? मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से उड़ाया गया है। शिवराज सिंह को किसने इजाजत दिया कि बिना नोटिस दिए, बिना कोर्ट कचहरी की कार्रवाई दिए, अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ शिवराज सिंह एंटाइटल है किसी के घर को बुलडोजर चलाने का? 80% से ज्यादा मुसलमानों के घरों को वहां पर बुलडोजर से तोड़ा गया है। कौन से 8 घर अगर मुसलमानों के थे तो 4 घर हिंदुओं के भी थे। वो घर क्यों नहीं नजर आते वारिस पठान साहब को? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बता दीजिए। तोड़े नहीं ना, नजर वही आ रहे मुसलमानों के घर जिनको आपको सिर्फ क्यों एक ही तरह के घर नजर आते हैं, दूसरी तरह के लोग इंसान? अरे भाई देखिए, इतनी देर से वारिस पठान नजर नहीं आएगा। वीडियो देख लीजिए आप, वहाँ के लोगों से पूछ लीजिए। ये बता रहा हूँ, वारिस पठान इतनी देर से अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं, बगैर किसी आधार के भड़काने वाली बातें करते चले जा रहे हैं।
मगर मैं इनकी बात का जवाब देने के साथ की शुरुआत करता हूं आचार्य प्रमोद जी की बात से। कि अगर पूरे देश में ये हो रहा है तो जिम्मेदारी जवाब किसकी ले नहीं है? लीजिए तो पहली तो बात मैं ये कह दूं, मेरे को पहले आपने बोलने क्या क्यों नहीं दिया? तरीका चलिए बताइए नाविका जी, अब आप सुन भी आप लीजिए मुझे जनाब, बोलने क्यों नहीं दे इतना रहे काहे हो? आवेश में आ मेरी रहे बात हैं? तो मैंने बोलनी 5 मिनट से आप बोल रहे हैं, 5 अरे मिनट भाई, से आप आप भी बोल बोल रहे रहे हैं हैं वारिस लगातार। पठान जी। बताइए कि आपको मैं शिवराज कब सिंह चुप को- करा सकती हूँ? आपको अरे मैंने भाई, कब 20 चुप करोड़ कराया तो है? भारी पड़ रहा है भाई। कसम मान बिरयानी लिया की मैंने हमने, कभी अब आपको बोलने चुप दीजिए। नहीं करवाया है और ना आप कभी चुप हुए हैं। आप लोगों से ज्यादा लेते हैं, समय कम नहीं लेते। सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब सुन लीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा। जी सुधांशु। हाँ, आप देखिए जवाब देता हूं। पहली बात, अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकारों का दायित्व है, इसलिए वो सभी राज्य सरकारों का दायित्व है, तो करौली में, लोहरदगा में और बांकुरा में भी राज्य सरकार का दायित्व है। परंतु मैं कहता हूं केंद्र में हमारी सरकार है, तो आचार्य जी ने जो बात उठाई थी मैं उसकी भी जिम्मेदारी लेता हूं कि पूरे देश में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, एक डिजाइन समझिए। ऐसा है वारिस पठान साहब और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, ये जानते हैं पूरे देश में क्यों हो रहा है? क्योंकि 2014 से पहले जो होता था वो अब नहीं हो पा रहा है। 2014 से पहले क्या होता था? दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, नागपुर में धमाके, हैदराबाद में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, लखनऊ में धमाके, वाराणसी में धमाके, बेंगलोर में धमाके, हैदराबाद में धमाके। अब नहीं हो पा रहा है। अब आरडीएक्स लाना, AK-47 लाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अब केवल दक्षिण कश्मीर के 3-4 जिलों में रह गया था, वो भी धारा 370 खत्म होने के बाद मुश्किल हो गया है। तो अब ये नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं कि पत्थर ला के इकट्ठा करते रहो, इसलिए ये एक नई डिजाइन के तहत हो रहा है। अभी नया शुरू हो गया। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जो पूरे देश में हो रहा है उसको बात को समझिए। और मैंने जो आपसे 3 उदाहरण बताए थे, आपने कहा कि पूरे देश का जवाब देना चाहिए वारिस पठान साहब। मैं तो और बड़ी बात कहना चाहता हूं। अभी मैंने सहारनपुर का, बोध गया का और केरल में जोसेफ प्रोफेसर का हाथ काटने की तो बात कही थी। मैं और बड़ी बात कह रहा हूं, ये अप्रैल का महीना है, अभी ईस्टर संडे आने वाला है। 3 साल पहले कोलंबो में ईस्टर संडे के ऊपर चर्चेज में अटैक हुए थे कि नहीं? बोलिए, वहां पे किससे लड़ाई है? वो भी आरएसएस बीजेपी के भड़काने पे लड़ रहे हैं। वो बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर बर्मा में बौद्धों के ऊपर अटैक हुआ, जिसके लिए संत विरातू खड़े हो गए अगेंस्ट में, वो भी आरएसएस बीजेपी के भड़काने पे हुआ था। अफगानिस्तान में बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी थी, वो भी आरएसएस बीजेपी के भड़काने पे। जनाब, जब आपने कहा ये पूरी दुनिया में फैली हुई एक प्रॉब्लम है आपकी कम्युनिटी में, उस मर्ज को समझिए, मर्ज का इलाज कोशिश करिए। अगर कोई मर्ज आ गया है, मगर आप जैसे लोग तो भड़काने में विश्वास रखते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 20 करोड़ बनाम 80 करोड़। चलिए सुधांशु जी, वारिस पठान जवाब दे रहे हैं। वारिस पठान जी सुनिए सुधांशु जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कौन से कायदे कानून के तहत आप किसी मुसलमान के घर पे जाके बुलडोजर चढ़ा रहे हो, जबकि उसको सुनवाई नहीं दी गई है, कोर्ट का आदेश नहीं है? किस कायदे ने, किस कानून ने शिवराज? पहले तो मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। आपको सिर्फ मुसलमानों के घर नजर आ रहे हैं, वहां हिंदुओं के भी घर, अवैध घर थे, अवैध स्ट्रक्चर थे जो तोड़े गए। अवनीश जी, उसके खिलाफ अवनीश जी, वारिस पठान साहब चश्मा लगाते नहीं, लेकिन दिखता इनको सब कुछ, रंग अलग अलग रंग दिखते हैं। नाविका जी, आज ये कानून की बात कर रहे हैं। ये जो जिनको फांसी मिली थी, जिन आतंकवादियों को, याकूब मेनन को, अफजल गुरु को, उसको तो ये जुडिशियल किलिंग बता रहे थे और कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद को मैं दोबारा लेकर के आऊंगा, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। आज आप कानून की बात कर रहे हैं। कानून याद आ गया आपको? आज आप उसी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। आज आप उसी पुलिस की बात कर रहे हैं जिसको कह रहे हैं हटा लेते तो 15 मिनट में हम क्या करके दिखा देते। ये वही है ना, ये वही है ना। आज जेनेवा कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए वारिस पठान, सुनिए कि, अरे सुनने की भी हिम्मत रखिए, अरे सुनने की हिम्मत रखिए ना आप। श्री कृष्ण कमीशन का क्या हुआ? श्री कृष्ण कमीशन का क्या हुआ? 1984 में दिल्ली में हजारों सिखों को जिंदा जला दिया गया। कोई कानून की आज तक उसको किसी को सजा नहीं मिली, सिर्फ एक को मिली, वो भी 2014 के बाद। आप कौन से कानून की बात कर रहे हैं? 55,000 दंगे हुए, 55,000 दंगे हो चुके थे 2014 से पहले। भागलपुर याद है ना आपको? कौन सा कानून चला वहां पर? आपको भिवंडी याद है, मलियाना याद है, अलीगढ़ याद है, मेरठ याद है, मवाना याद है, आपको मुजफ्फरनगर याद है? कौन से कानून की बात कर रहे हैं आप? ये बताइए, कौन से कानून की बात कर रहे हैं आप? मुझे मसूद हाशमी जी, आपका मैं तो ये भी देख रहा हूँ
मुझे मसूद हाशमी जी ये बता दीजिए कि ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है जिसमें तमाम लोग इस देश में एक इकोसिस्टम के पार्ट जो हैं वो पाकिस्तानी ट्वीट्स के हवाले से कह रहे हैं अरे भाई इस देश में जीनोसाइड हो रहा है मुसलमानों का। कहां है ये जीनोसाइड, बताइए ना वारिस पठान जी, कहां है ये जीनोसाइड? अनामिका जी देखिए, आपने बहुत देर तक प्लेटफॉर्म दिया सुधांशु जी को, और ये बात हो रही थी कि दिग्विजय ने क्या फोटो ट्वीट कर दिया क्या नहीं कर दिया। मैं कहता हूं चलिए वो मध्य प्रदेश का नहीं बिहार का है, लेकिन है तो मस्जिद का, और उस पे चढ़ तो भगवा आतंकवादी रहे, भगवा आतंकवादी उस पे भगवा झंडा फहरा रहे हैं। इस बात को तो आप लोग मानेंगे ना? तो इस बात को मानेंगे कि पूरे देश में इस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा है, मैं और अब अभी उसको सही ठहरा रही हूँ मसूद भाई, मैं कहाँ सही ठहरा रही हूँ? मैं कह रही हूँ संयम क्या एक तरफ से जा रहा है या दोनों तरफ से जा रहा है? भड़काने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि अगर आपको मस्जिद नजर आ रहा है तो मैंने आपको मंदिर भी दिखा दिए, मैंने आपको मंदिरों में जो हो रहा है वो भी दिखा दिया। और आइए मैं सुनवा भी देती हूँ, थोड़ा सा सुनवा सकती हूँ, पूरा तो सुनवा भी नहीं सकती। सुन लीजिए इस वीडियो में क्या कहा है, सुन लीजिए। जो भी आएगा सामने उसको चीरेंगे और फाड़ेंगे, ये कहा जा रहा है मंदिर के सामने से निकलते हुए जी। इससे और मैं पूछना चाहती हूँ मसूद जी, ये एक पत्रकार ने ट्वीट किया है और सोशल मीडिया अगर सब कुछ आपको बता रहा है तो सोशल मीडिया पे ये, इस पे क्यों नहीं कोई आपका कमेंट आता? अनामिका जी पत्रकारों के बारे में क्या बात करेंगी? अभी अमन चोपड़ा ने जो उनके घर के बाहर कॉलोनी के अंदर जो जागरण हो रहा था, अमन चोपड़ा किसी का नाम मत लीजिए जो यहाँ नहीं है, जो इस चैनल पे नहीं है। आप जिस चैनल पे बैठे हैं उसी चैनल की बात कर ले। चलिए ठीक है, एक बहुत बड़े हिंदूवादी पत्रकार हैं, मैं चलिए नाम नहीं ले रहा उनका, जब उनके घर के बाहर बहुत ज्यादा शोर शराबा, अरे इस मंदिर के बारे में बताइए ना, मंदिर के सामने जो हो रहा है वो बताइए ना, आप इस वीडियो के बारे में बताइए जो आपके सामने है, उसके बारे में बोलिए। आए उठा के आप इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकते। अच्छा, बाकियों की पुष्टि हो चुकी है। बाकी जो दिग्विजय सिंह जी ने डाला, बाकी जो दिग्विजय सिंह जी ने डाला उसकी पुष्टि हो चुकी है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। आचार्य जी मैं पूछना चाहती हूँ, नहीं एक मिनट मसूद साहब, एक मिनट मसूद साहब एक मिनट। और आचार्य जी आप ध्यान से सुनिएगा, मैं वारिस पठान जी से एक बात पूछना चाह रही हूँ। वारिस पठान जी, आप इस देश में गांधी जी को मानते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी मानते हैं कि नहीं? अनामिका जी हमारे मानने से क्या होता है? मैं वारिस पठान साहब से पूछ रही हूँ, मैं वारिस पठान साहब से पूछ रही हूँ, आप तसल्ली कर लीजिए थोड़ी देर जी। मानते हैं गांधी जी को? मैं संविधान को भी मानता हूँ, मैं गांधी जी को भी मानता हूँ, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी मानता हूँ। चलिए, तो गांधी जी क्या कहकर गए थे? गांधी जी क्या कहकर गए थे? गांधी जी क्या कहकर गए थे? गांधी जी के आखिरी शब्द क्या थे? हे राम। गांधी जी ने क्या कहा? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो अगर आप गांधी जी को मानते हैं तो ये शब्द भी याद होंगे उनके, ये याद है? बोल सकते हैं? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। और वो भी हमको याद है, नथुराम गोडसे देश का सबसे पहला आतंकवादी है, था और रहेगा। उसकी पूजा की जा रही है, भाजपा वाले तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं तो वो चलिए, वो तो गलत है। आप कह दीजिए गांधी जी क्या सिखा कर गए हैं, और जिस राम में गांधी जी का विश्वास था वो आप दोहरा नहीं पा रहे, जिस राम में गांधी जी का विश्वास था उसको तो आप दोहरा नहीं पा रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सुधांशु जी, उसके राम का नाम तो लोग ने बदनाम कर दिया। मैं नाविका जी सवाल नाविका जी, चलिए, आप नाविका जी के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। वारिस पठान जी और हाशमी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं,
आप ये बताइए कि आप महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, तो उनकी मृत्यु के बाद वो जन्नत में गए कि नर्क में गए? क्योंकि इस्लामी मान्यता के अनुसार जिसने इस्लाम नहीं स्वीकार किया वो नर्क में जाता। बोलिए आप क्या मानते हैं, वो जन्नत में जाने लायक थे, नर्क में जाने लायक थे? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, जवाब चाहिए मुझे। ना मैं अल्लाह मियां हूं, ना वारिस पठान अल्लाह मियां है, ये काम अल्लाह का। अरे तुम बताओ ना, अल्लाह मियां नहीं, आपके हिसाब से कहां जाना चाहिए था? बोलिए ना, आप मानते अल्लाह मियां के बंदे बोलिए तो। मानते हो कि तुमसे कहां गया, सावरकर कहां गया, गोवलकर किधर गया? अरे भाई हमारे हिसाब से तो वो स्वर्ग में गए, महान व्यक्ति थे। आपके हिसाब से कहां गए? जवाब दीजिए। दाएं बाएं मत भागिए, माहौल कर रखा है देश का, दाएं बाएं मत भागिए, जवाब दीजिए। कमाल है, गांधी जी को याद करने से देश का माहौल खराब हो जाता है। दूसरा जवाब दीजिए। गांधी जी का नाम लेने से देश का माहौल खराब हो जाता है। चलिए एक और सवाल पूछ लेती हूँ, एक और सवाल पूछ लेती हूँ। वारिस पठान जी, आप संविधान में विश्वास रखते हैं। संविधान में अगर आप विश्वास रखते हैं तो प्रति किसकी है संविधान के ऊपर? एक लाइन और बोल दूं, संविधान पे प्रति किसकी है, बता दीजिए। अब आवाज चली जाएगी, नेटवर्क खराब हो जाएगा। मानते कि नहीं मानते? मेरा तो सवाल सुधांशु जी से। सुधांशु जी, आप संविधान को मानते हैं या नहीं मानते? आप चलिए सवाल के जवाब में एक और सवाल सुधांशु जी। भक्त जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था, उनके भक्त है ये सुधांशु जी। आप सुधांशु जी और उनकी कम से कम मुझे जवाब दे दीजिए, आप मुझे जवाब दे दीजिए ना। सुधांशु जी को नहीं देना चाहते ना दीजिए, मुझे तो जवाब दीजिए। मुझे बताइए कि संविधान में राम की प्रति है या नहीं है? अरे हम तो मानते हैं, वही तो ये हिंदुत्ववादी वाले जो नए नए अब हिंदुवादी हो गया संविधान, अब हिंदुवादी हो गया संविधान। सुधांशु जी जवाब दे रहे। साउंड अच्छा सुनिए, अब दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, संविधान की मूल प्रति पे जो उनके साइन है वो है BR अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर। अब जाके पढ़ लीजिएगा संविधान की मूल प्रति में राम जी में विश्वास है या नहीं। दूसरा, महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा है हे राम, राम में विश्वास है कि नहीं? छोड़िए, बाकी तो हो गई सन 48 की बात। अरे वारिस पठान, आज जवाब दीजिए। ये ब्रुकलिन में जो हमला हुआ है अभी अमेरिका में, इसमें कौन से आतंकवादी शामिल है? भगवा आतंकवादी है या इस आतंकवाद का मजहब नहीं होगा? नहीं, इस आतंकवाद का मजहब नहीं होगा। अभी पूछिए नाविका जी, तो वारिस पठान भी कहेंगे। बिल्कुल, और आज पब्लिक सवाल पूछ रही है, पब्लिक सवाल पूछ रही है। और आंध्र प्रदेश से अर्चना श्रीवास्तव का सवाल है कि क्या दिग्विजय सिंह ने गलत फोटो डालकर हिंसा के बाद दोबारा हिंसा भड़काने की कोशिश नहीं की क्या? यह आचार्य जी आपसे सवाल है। कोलकाता से संजय चौरसिया का सवाल है, मेरा प्रश्न भी आचार्य जी से है कि दिग्विजय सिंह जी के पास कौन सी जांच एजेंसी है कि हर हमले में हिंदू को दोषी बना देते हैं? 26/11 के अटैक को भी उन्होंने हिंदुओं के सिर पर मर दिया था। सवाल है आचार्य जी, जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, इस सवाल का जवाब तो मैं दे चुका कि दिग्विजय सिंह जी ने एक फोटो ट्वीट की, उसको डिलीट कर दिया। लेकिन सवाल एक उससे बड़ा ये है कि अगर जैसे हमारे मंदिर के सामने अगर कोई उत्पात मचाता है, हमारे मंदिर पे चढ़ जाता, तो हमें कितना बुरा लगेगा। नाविका जी सोच के देखिए, बहस आप जो कर रही हैं बहुत अच्छी कर रही हैं, आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन सुधांशु जी बहस को भटकाना चाहते हैं और इसमें थोड़ा सा वारिस पठान साहब भी जो सवाल है उसका जवाब देने के बजाय दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं इसको बड़ा साफ दिल से आज बात करना चाहता हूँ। हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, सवाल इस हिंदुस्तान का है। एक ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जहाँ भगवान राम की जब बारात का कार्यक्रम निकलता था, रामनवमी का जुलूस निकलता था, हजारों मुसलमान भाई उसमें शामिल होते थे। और जब अलम उठाए जाते थे तो हिंदू अलम उठाते थे। बाराबंकी में, लखनऊ में, ये दरभंगा में, पटना में, पूरे देश में। वो ताना बाना आज कहाँ चला गया? और कहाँ चला गया बताइए ना, वही
ताना बाना 1969 में कहा था, वही ताना बाना 1984 में कहा था। आचार्य जी आपको जवाब मैं दे देता हूं। अभी आचार्य जी, नाविका जी ने वीडियो दिखाया, वीडियो दिखाया, आपको लगता है आपने प्रश्न पूछा, सुन लीजिए आचार्य जी सवाल, आचार्य जी आप सुन तो लीजिए ना, आप सुनने की हिम्मत रखिए ना थोड़ी सी। आपने कहा कि अगर मंदिर के सामने ऐसा कोई करे तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? क्या हुआ, कोई पत्थर पड़े उन पर? नाविका जी, पत्थरबाजी हुई? मैं टेलीविजन के सामने नहीं हूं नाविका जी, 10 पर सेकंड नमाज अदा करने का विरोध हुआ, लेकिन कहीं भी पत्थर पड़े? नाविका जी, आचार्य मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं जी। अच्छा आचार्य जी बताएं, पता नहीं कौन कौन, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कौन सवाल कर रहा है और कौन बोल रहा है। चलिए आप बता दें, आपको समझ में आएगा ना। ये बीजेपी लगातार बोले जा रहे हैं अपना, एक मिनट, ओके, बीजेपी अपना फायदा, देखिए मैं एक बात से सहमत नहीं हूं कि मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर चल रहा है। बीजेपी बुलडोजर का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करती है। देखिए कंप्यूटर बाबा जब शिवराज जी सरकार में मंत्री थे इंदौर में, तो उनके आश्रम को बनाने का काम शिवराज सरकार ने किया, और जब वो कांग्रेस में आ गए तो उनके आश्रम को ढाने का काम शिवराज सरकार ने किया। तो ये हिंदू मुसलमान नहीं देखते, जो इनका साथ है उसका ये आश्रम बनवाते हैं, उसका मकान बनवाते हैं, जो इनके साथ नहीं है उसका ढा देते हैं। भाई बुलडोजर चलाने की जो ये विधा है, मैं आपको धन्यवाद आचार्य जी, आचार्य जी फिर मैं बहुत विनम्रता से आपसे कहूंगी कि आप बीजेपी पर, सुधांशु जी पर सवाल अगर उठा रहे हैं तो मैं भी आपसे विनम्रता से एक सवाल पूछूंगी। आप भी तो वही करते हैं, जो आपके साथ हैं मतलूब अहमद, उनको तो आप पकड़ कर नहीं लाते हैं, उनको तो आप भागने देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सवाल पूछते हैं बीजेपी की सरकार से। सवाल यही है कि आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं का तो जीनोसाइड नहीं हुआ था, लेकिन मुसलमानों का जीनोसाइड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के टूल किट से कुछ लोग चला रहे हैं, अफगानिस्तान से चला रहे हैं, टर्की से चला रहे हैं, तो नरसंहार हो रहा है मुसलमानों का, लेकिन कश्मीरी हिंदू इनको नहीं नजर आते। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं, मुझे हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय इंसान बहुत प्यारा है, हमारे देश का है, लेकिन जब आपको एक इंसान दिखता है दूसरा दिखता नहीं है, तो उसको कहते हैं तुष्टीकरण। और ये जो तुष्टीकरण का चश्मा है, इसका इलाज बहुत जरूरी हो गया है। और मैं कहूंगी कि राजनीति के लिए कम से कम इंसानों को भेड़ बकरी की तरह मत आजमाइए। भारत के लिए कहा जाता है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। इसलिए भारत की संस्कृति में कई रंग हैं, लेकिन भारत की संस्कृति में रंग में तब भंग पड़ता है जब भारत को बांटने की कोशिश की जाती है। बंटवारे की इसी सोच का खामियाजा भारत ने 1947 में उठाया था। मैं जानती हूं, मेरे परिवार ने सहा है, मैं आज तक उन जख्मों पर मरहम लगा रही हूं। लेकिन भारत के 2 टुकड़े तब हुए थे। मुसलमानों के लिए अलग देश बना था, वो अलग देश था पाकिस्तान। भारत के लिए आज एक खतरा बन चुका है, वही पाकिस्तान। इसलिए जरूरत है कि हम 1947 वाली गलती को ना दोहराएं, दोबारा फिर हिंदू बनकर या मुसलमान बनकर ना सोचें, बल्कि खुद को एक हिंदुस्तानी समझें। जो हमारे साथ है वो भी हिंदुस्तानी, यहां कोई अलग मोहल्ले नहीं है, सब हमारा है। हमारा हिंदुओं का, सिखों का, मुसलमानों का, बौद्धों का, जैनियों का, पारसियों का, क्रिश्चियंस का, सबका। और जिस दिन राजनीतिक दल ये समझने लग जाएंगे और लोग समझने लग जाएंगे, शायद इन दंगों की राजनीति में पड़ना बंद कर देंगे। दर्शकों, अब मैं सवाल पब्लिक का में एक और बड़ा मुद्दा उठाना चाहती हूं। आज आपके चैनल टाइम्स नाउ नव भारत ने महाराष्ट्र से एक ऐसे घोटाले का पर्दाफाश किया जिसमें सीधे सीधे कांग्रेस शासन में किसानों से लूट हुई। मामला लातूर की एक शुगर फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है। हमारे रिपोर्टर गौरव श्रीवास्तव ने ग्राउंड जीरो से जाकर पूरे मामले की
तहकीकात की है और ये शुगर फैक्ट्री भी कांग्रेस के बड़े नेताओं की है, बनी भी तब जब कांग्रेस का शासन था। और किस तरह जो किसानों के हिमायती बनते हैं, किसानों की ही जमीन लूटकर उनके फर्जी सिग्नेचर करके हर माल अपना बना चुके हैं। वो रिपोर्ट मैं आपके सामने अब रख रही हूं। यह है कहानी किसानों की और उनके हिमायती कांग्रेस पार्टी की। एक पॉलिटिकल परिवार, 12,000 शिकार, 5,000 लाख का भ्रष्टाचार। ये कहानी मराठवाड़ा के उस लातूर जिले की है जहां की जागृति शुगर फैक्ट्री ने 12,000 किसानों के नाम पर फर्जी साइन करके 25-25 हजार रुपए करके करीब 30 करोड़ रुपए निकाल लिए और उस पैसे का इस्तेमाल करके आज शुगर फैक्ट्री शुरू कर ली। लेकिन इन 12 सालों में इन किसानों को एक फूटी कौड़ी भी जागृति शुगर फैक्ट्री की तरफ से नहीं दी गई। यही है लातूर की वो शुगर फैक्ट्री जिसके शिकार हुए हैं यहाँ के 12,000 गरीब किसान। इसी से जुड़ा सच जानने के लिए टाइम्स नाव नवभारत की एसआईटी के अहम सदस्य गौरव श्रीवास्तव दिल्ली से 1600 किलोमीटर दूर लातूर पहुंच गए। ये है लातूर के कमरुद्दीनपुर गांव के किसान गोविंद कासिमपुरा। 12 साल पहले जागृति शुगर फैक्ट्री को जब खड़ा किया जाना था तब बगैर इनकी इजाजत के फर्जी साइन के जरिए लातूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से 25,000 रुपए का लोन उठाया गया और वो पैसे सीधे बैंक से जागृति शुगर फैक्ट्री के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। 1 साल के बाद बैंक में गया, जब हमारे को खाता को देखने के बाद पासबुक में 25,000 लोन हम नहीं उछाले। उन्हें बोले कि फैक्ट्री पे तुम्हारा लोन हम उठा के उधर दिया फैक्ट्री को, इसलिए हम बोला कि हमारे को मालूम नहीं, हमारी सही नहीं, कुछ नहीं, कैसा परस्पर हमारे कैसा लोन उठाया। जब हमारे को मालूम पड़ा 1 साल के बाद, वो भी वो सेक्रेटरी बोल के हमारे घर में आया, तुम्हारा ब्याज भरो 25,000 का ब्याज भरो बोल के आने के बाद हमारे को मालूम हुआ तो 25,000 का ब्याज हम भर दिया। जब हमारे को मालूम होगा कि अपने नाम पे। अब समझिए कि ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ कैसे। लातूर में पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के भाई और दिग्गज कांग्रेसी नेता दिलीपराव देशमुख ने लातूर जिले से 70 किलोमीटर दूर देवनी तहसील के तले गांव में अपने दबदबे के दम पर बेटी गौरवी देशमुख के नाम पर एक शुगर फैक्ट्री खड़ी करने की सोची। अब इस शुगर फैक्ट्री की शुरुआती प्रोजेक्ट लागत 75 करोड़ रुपए तय की गई। इसी 75 करोड़ रुपए को जुटाने के नाम पर देशमुख परिवार के इस भ्रष्टाचार की नींव पड़ी। दिलीपराव देशमुख उस वक्त लातूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे। उन्होंने अपने रसूख के दम पर 2009 से लेकर 2012 तक लातूर के 12,000 से अधिक किसानों के फर्जी सिग्नेचर करा लिए। ये पैसे बैंक से सीधे फैक्ट्री को ट्रांसफर करा दिए गए और किसानों को इसकी भनक तक नहीं लगी। टाइम्स नाव नवभारत संवाददाता गौरव इसी असली और नकली साइन का खेल समझने के लिए दस्तावेजों के साथ तलेगांव पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात हुई किसान राम निवृत्ति जाधव से। गौरव ने उन्हें दोनों सिग्नेचर दिखाए। जादव जी, ये बताइए, ये आपकी साइन है या नहीं है? देखिए, ये क्या नाम है, आपके फर्जी साइन किए गए थे, है ना? और आपके नाम पर कितने लिए गए? 25,000। अब ये बताइए, ये आपकी असली साइन है? नहीं से ये असली है, ये नकली है? ये आपका उसका है, पासबुक का, बैंक का। और ये आपके नाम पे जो 25,000 रुपए लिए गए, ये साइन किसी और ने किए। ये देखिए ना, ये आपने नहीं किए थे साइन। टाइम्स नाव नवभारत के संवाददाता गौरव श्रीवास्तव अपनी इन्वेस्टिगेशन करते करते लातूर के ही अछला गांव पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई किसान विमला बालाजी से। बालाजी, ये बताइए, आपका कितना आपके नाम पे लोन लिया, ब्याज कर्जा कितना लिया था?
25,000। उसका बदले में क्या मिला आपको? कोई भी नहीं, ना ही कोई। क्या क्या उम्मीद थी मिलेगा? लोगों सुना रहा होगा आपने उस टाइम की, जब आपके नाम पे लोन ले लिया होगा तो आपने पूछा होगा लोन क्यों लिया, तो क्या बताया कि लोन क्या फायदा मिलेगा इससे? कुछ मिला? कोई फायदा नहीं कोई भी। विमल कामले की तरह अचला गांव के ही रहने वाले गरीब किसान मारुति अप्पा राव मेलकुंडे भी देशमुख परिवार की जालसाजी से पीड़ित हैं, जो उस फर्जी लोन का ब्याज पिछले 12 साल से लगातार भूखे पेट रहकर भरते आ रहे हैं। ये बताइए कि आपके नाम पर भी फैक्ट्री ने लोन लिया था 25,000 का? 25,000 लोन काटे चला मैं वर्ष। आपको बताया था कि लोन ले रहे हैं? नहीं मुझे सही कहीं नहीं। आपका साइन लिया था? कुछ नहीं मारा सही, इतनी मजा गुटा है अच्छी तो सही मार ले। वो भी गलत फर्जी मारा साइन? हाँ सही के ले जीते। तो आप अभी भी ब्याज चुकाते हो उसका? हाँ वर्ष चले भरता हूँ। मजे की बात तो यह है कि किसानों के नाम पर लोन लिया गया, ये कहकर कि उनके नाम पर शेयर लिया जा रहा है, और सबसे बड़ा झूठ ये कि जागृति फैक्ट्री प्राइवेट कंपनी है जिसमें शेयर धारक हो ही नहीं सकते, यानी यहां भी फर्जीवाड़ा किया गया। साफ है कि लातूर की ये पूरी फैक्ट्री ही असल में झूठ और फरेब की बुनियाद पर खड़ी की गई थी। शुगर फैक्ट्री तो धड़ल्ले से चल रही है, लेकिन जालसाजी के शिकार हुए किसान अपनी किस्मत को रोने पर मजबूर हैं। गौरव श्रीवास्तव, लातूर, महाराष्ट्र, टाइम्स नाउ, नवभारत। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन सबवे स्टेशन पर बड़ा हमला हुआ है। न्यूयॉर्क सिटी में इस वक्त इस सबवे स्टेशन पर हुई फायरिंग में 13 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। ब्रुकलिन सबवे पर धमाके की भी आशंका है। फायरिंग के बाद मौके से हमलावर फरार हो गया। उसने एक गैस मास्क पहने हुआ था और धमाके के बाद न्यूयॉर्क में हाई अलर्ट है। इस वक्त वहां की सारी ट्रेन सर्विसेज रद्द हो गई है। राष्ट्रपति बाइडेन को पूरी जानकारी दी गई है और कुछ तस्वीरें आ रही हैं जिस सबवे स्टेशन पर एक धमाके और कुछ धुएं के शॉट्स नजर आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर। और ये हमलावर कौन था वो फरार हो चुका है, इसकी पूरी शिनाख्त हो रही है और तहकीकात जारी है। इस वक्त कहना मुश्किल है क्योंकि अभी तक न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट ने इस तरह की कोई खबर नहीं दी है कि ये कोई टेरर अटैक था या कोई और क्राइम था। लेकिन इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी हाई अलर्ट पे है और ये ब्रुकलिन का सबवे स्टेशन के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां भगदड़ मची हुई है। लोगों को निकलने के लिए कहा गया है और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट NYPD ने लोगों से कहा है कि अभी वहां विस्फोटक होने की आशंका नहीं है, पर अगर वहां पर किसी को कोई भी अंदेशा हो तो वो जरूर न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से संपर्क करे। इस वक्त सिचुएशन वहां जो बताई जा रही है वो टेंस है, लेकिन तहकीकात जारी है और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट इस वक्त पता लगाने की कोशिश में है कि क्या ये एक टेरर मॉड्यूल था या नहीं। आज सवाल पब्लिक का पर बस इतना ही लेती हूं इजाजत। ध्यान रखिएगा, खबरें चलती रहेंगी टाइम्स नाउ नवभारत पर अब वक्त है न्यूज की पाठशाला का। जाइएगा मत, बस लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।